हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको गेट प्रिपरेशन के लिए जितने भी कंटेंट हैं, आपको गेट एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी सिलेबस है वो सभी यहाँ पर आपको डिटेल्ड स्टडी करवाया जाएगा। और फिर हर एक चैप्टर के एंड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गेट एग्जाम के, वो सभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स किसी भी मैकेनिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली गेट एग्जाम का यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन सभी फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ओके, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? तो माय डियर फ्रेंड, फ्लूइड मैकेनिक्स, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो दैट मीन्स आप फ्लूइड मैकेनिक्स को मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कह सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज ऑल्सो नॉन एज मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, इसमें हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड चाहे रेस्ट में है या मोशन में है, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस टाइम उसका क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उस साइंस को फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। ओके, फ्लूइड आपका रेस्ट में भी होगा एंड मोशन में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को तीन भाग में बांटा गया है। थ्री पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स पार्ट। स्टैटिक्स पार्ट के नाम से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, फ्लूइड रेस्ट में होगा और उस टाइम जो हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, दैट साइंस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। सेकेंड पार्ट इज काइनेमेटिक्स। इन दिस पार्ट इन दिस पार्ट फ्लूइड विल बी इन मोशन। फ्लूइड मोशन में होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो बेसिक कॉज ऑफ मोशन है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। बेसिक कॉज ऑफ मोशन, तो माय डियर फ्रेंड, मोशन का बेसिक कॉज क्या है? फोर्स है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स पार्ट में हम लोग फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट यहाँ पर फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। माय डियर, फ्लूइड मोशन में है तो फोर्स तो प्रेजेंट होगा ही, बट हम लोग उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें उस टाइम फोर्स से कोई मतलब नहीं है। इस काइनेमेटिक्स पार्ट में हमें सिर्फ मतलब रहेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, वेलोसिटी से मतलब रहेगा एंड एक्सलरेशन से मतलब रहेगा। यानी फ्लूइड काइनेमेटिक्स पार्ट में हम लोग सिर्फ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, और फ्लूइड किस में होगा? मोशन में होगा। स्टैटिक्स पार्ट में फ्लूइड रेस्ट में होता है। काइनेमेटिक्स पार्ट में फ्लूइड मोशन में होगा, बट फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज डायनामिक्स पार्ट। डायनामिक्स पार्ट में देखिए क्या होता है। यहाँ भी फ्लूइड मोशन में होगा, बट हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो बेसिक कॉज ऑफ मोशन है, दैट इज फोर्स, उसे यहाँ पर कंसीडर्ड किया जाएगा। और यहाँ पर आप फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग
डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस में अप्लाई करेंगे। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड डिस्टर्ब हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो in the dynamics part, fluid is in motion and we consider the forces. We consider the forces here. Okay? अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है। आपने क्या देखा कि काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, इन दोनों पार्ट में डिफरेंसेस क्या है। इन दोनों पार्ट में फ्लूइड मोशन में है, एक तो सिमिलरिटी आ गया। ठीक है, दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि फ्लूइड मोशन में होगा, बट काइनेमेटिक्स पार्ट में फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड डायनामिक्स पार्ट में फोर्स को कंसीडर किया जाएगा। ओके, आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं हम लोग। ये तो बेसिक था कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अब इसके आगे हम लोग मूव। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं। तो देखिए माय डियर, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर आप शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो सब्सटेंस फ्लो कर जा रहा है, उसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी है और वो फ्लो कर जा रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस आपका फ्लूइड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माय डियर, ये वाटर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वाटर को ले रहे हैं। ये मान लीजिए वाटर है एंड दिस इज ए सरफेस। ये सरफेस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने शियर फोर्स अप्लाई किया। दिस इज शियर फोर्स एस एफ। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए, इस मॉलिक्यूल्स को बोल दीजिए ए एंड इसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट लेयर में दूसरा मॉलिक्यूल है बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए मॉलिक्यूल का डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल बी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माय डियर, ये मॉलिक्यूल ए है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 और ये बी मॉलिक्यूल है। दिस इज ए मॉलिक्यूल एंड दिस इज बी मॉलिक्यूल। और ए मॉलिक्यूल पर आपने शियर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल माय डियर यहाँ पे आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल फिर से आगे जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस होते रहेगा, ये डिफॉर्म होते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब मॉलिक्यूल्स इस फर्स्ट पोजीशन पर है तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना होगा माय डियर। उस टाइम देखिए डिफॉर्मेशन ये है, इतना डिफॉर्म किया है। जब मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर आ गया तो देखिए डिफॉर्मेशन कितना है माय डियर, दिस इज द डिफॉर्मेशन। फिर जब मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर आ गया ए मॉलिक्यूल, तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना है, ये डिफॉर्मेशन है। फिर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर आ गया, उस टाइम डिफॉर्मेशन देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ए मॉलिक्यूल का डिफॉर्मेशन बी के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होते जा रहा है। इसका क्या मतलब है, दिस इज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये ए मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन पर आके स्टॉप कर जा रहा है, नहीं। जैसे ही शियर फोर्स अप्लाई किया गया तो ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहेगा। और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होने का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड फ्लो, सॉरी दिस इज कॉल्ड फ्लो। जब भी किसी सब्सटेंस पर आपने शियर फोर्स अप्लाई किया और वो सब्सटेंस लगातार डिफॉर्म हो रहा है, तो इसका साफ मतलब है यहाँ पर फ्लो हो रहा है। और ये फिगर आपने किसके लिए बनाया है, दिस इज द फिगर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ए with respect to molecule B, with respect to adjacent molecule
ए। ओके। एंड यहाँ पर आप फिगर में क्या देख रहे हैं? फिगर में आप साफ देख रहे हैं डिफॉर्मेशन इज नॉट फिक्स्ड। डिफॉर्मेशन यहाँ पर फिक्स नहीं है माय डियर, लगातार डिफॉर्मेशन होते जा रहा है। फॉर्मेशन इज नॉट फिक्स्ड। और जब डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माय डियर, देयर विल बी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को ही आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फ्लो। आप कहेंगे फ्लो। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये सब्सटेंस जो आपने लिया है, आपने एज्यूम किया था कि ये वाटर है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइड। ओके। और ये क्या था? लिक्विड। यानी यहां से आपको एक चीज पता चल रहा है कि लिक्विड क्या होगा? लिक्विड एक फ्लूइड होगा। सेम प्रॉपर्टी गैस में भी पाया जाता है। गैस में भी यदि आप शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लो करेगा। तो लिक्विड एंड गैस दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ये प्रॉपर्टी लिक्विड एंड गैस दोनों में प्रेजेंट होता है। तो लिक्विड एंड गैस को हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग फ्लूइड कहेंगे। ठीक। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, ये मान लीजिए सॉलिड है और यहाँ पर आपने शियर फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर आपने शियर फोर्स अप्लाई किया। तो शियर फोर्स के अप्लाई करने के कारण यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका शेप चेंज होगा। ठीक है। इसका शेप चेंज हो जाएगा माय डियर। तो देखिए, इसका शेप ऐसा हो जाएगा। इस सॉलिड का शेप इस तरह का हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ दिस सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। ये शेप हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? डिफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए फिक्स्ड है। क्या ये डिफॉर्मेशन लगातार होगा यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं माय डियर। डिफॉर्मेशन तो यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल रहा है। और जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर फ्लो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है कि शियर फोर्स के अंडर में फ्लो करने का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम लोग सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहते हैं। हियर डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड। डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, नॉट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। इसे हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। नॉट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। सो देयर विल बी नो फ्लो। नो फ्लो। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिड को हम लोग फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सॉलिड फ्लूइड नहीं कहलाता है। ठीक है। नॉट फ्लूइड। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फ्लूइड किसे कहते हैं? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर यदि हम लोग शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लो कर जाएगा। उसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स वहां पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। इसी में सबसे फर्स्ट आता है माय डियर मास डेंसिटी। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी, या इसे आप सिंपली डेंसिटी भी कह सकते हैं। डेंसिटी। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से। दिस इज कॉल्ड रो।
दिस इज कॉल्ड रो। ओके, इस तरह आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मास डेंसिटी या डेंसिटी क्या होता है। देखिए माय डियर, डेंसिटी इज सिंपली, इट इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब इस चीज का मतलब समझिए, यदि वॉल्यूम, इफ, अगर आप सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं तो उस टाइम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया और उसमें सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। तो वो सब्सटेंस का मास बस देख लीजिए कि वहां पर कितना मास प्रेजेंट है, उसी उसी मास को हम लोग सिंपली क्या कह देंगे, डेंसिटी कह देंगे। यानी डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर देखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है। ओके, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, डेंसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है, और ये सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, रो डिपेंड्स ओनली ऑन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, रो डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर एंड, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। आइए देखते हैं कि किस तरह डेंसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए, डेंसिटी ये दो चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। अब देखिए, किसी भी फ्लूइड का यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, किसी भी फ्लूइड का यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और यदि किसी भी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक? तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि डेंसिटी एब्सोल्यूट वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यह है, क्या डेंसिटी हर एक प्लेस पर सेम रहेगा या प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। ओके, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं भी आपको जी दिख रहा है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि डेंसिटी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करेगा, ये सभी प्लेस पर सेम रहेगा। जैसे आप मास के बारे में पढ़ते हैं कि मास भी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो भी प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है। सेम सेम चीज आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, डेंसिटी इज एन absolute value, it does not, it does not vary from, it does not vary from place to, ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट था मास डेंसिटी या डेंसिटी के बारे में, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।
एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज specific weight or weight density. और इसे हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं. स्मॉल w से हम लोग इसे डिनोट करेंगे. अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी. अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा था माय डियर? ध्यान देंगे, आपने पढ़ा मास डेंसिटी. आपने क्या पढ़ा? मास डेंसिटी. और अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है वेट डेंसिटी. तो आप कंपेयर कीजिए. यहाँ पर देखिए मास डेंसिटी है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखे हैं आप? मास लिखें. अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है वेट डेंसिटी. तो न्यूमरेटर में क्या होगा? वेट होगा. न्यूमरेटर में क्या होगा? वेट होगा. तो इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं. सो स्पेसिफिक वेट, ये क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द. ओके, आई होप कि ये आपको चीज समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेट डेंसिटी है तो वेट यहाँ पर ऐड है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में वेट होगा. ओके, अब आइए इसका यूनिट क्या होगा. तो वेट का यूनिट जानते हैं आप, न्यूटन. एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. तो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो प्लीज आप इसको याद रखें. अब यहां से देखिए, नाउ स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा? m इंटू जी डिवाइड बाई v. इस m बाई v को हम लोग क्या कहते हैं? इस m बाई v को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, मास डेंसिटी. तो स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी. रो इंटू. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पर वॉल्यूम को क्रॉस करके क्यों लिख रहे हैं? माय डियर, जनरली यहाँ पर जब हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो मैं वेलोसिटी को आपको v से डिनोट करूंगा. ठीक है, v से. इसीलिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम को v लिखकर उसे क्रॉस कर दे रहा हूं, ताकि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सके, दोनों को समझ पाए. अगर दोनों जगह मैं आपको v लिख दूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ओके, अब यहां से देखिए, तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? रो इंटू जी. एंड स्पेसिफिक वेट को आप क्या कहेंगे? दिस इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस. का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक कंटेनर लीजिए जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यू है, और उस कंटेनर में मान लीजिए कोई सब्सटेंस है. तो उस सब्सटेंस का जितना वेट होगा माय डियर, जितना वेट होगा, उसे ही हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं. दिस वेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी. बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब इसके आगे बात करते हैं. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या है? रो इंटू जी. स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू. स्पेसिफिक वेट यहाँ पर देखिए दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है. वन फैक्टर इज रो एंड अदर फैक्टर इज जी. स्पेसिफिक वेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज रो एंड अदर इज जी. एंड अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा कि डेंसिटी दो चीज पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर. इसका क्या मतलब है माय डियर? का मतलब ये है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेशर एंड थर्ड इज जी. इन तीनों फैक्टर पर स्पेसिफिक वेट डिपेंड करता है. अब यहाँ पर देखिए माय डियर, क्या स्पेसिफिक वेट एब्सोल्यूट वैल्यू देगा हमें? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी का वैल्यू आ रहा है. जी क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
और इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। दैट मीन्स स्पेसिफिक वेट भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। सो वी कैन इजीली से दैट it is not an absolute value. Absolute value. Its value varies from place to place. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपको नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, चलिए, तो अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां भी आपको रो इंटू जी टर्म दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, स्पेसिफिक वेट है या वेट डेंसिटी है। ओके, चलिए, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप इसे शॉर्ट में एस जी लिखेंगे। अब देखिए, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है माय डियर, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, वो आप यहां पर देखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड is the ratio of density of that fluid density of that fluid divided by density of standard fluid। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या कह रहा, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हमें कैलकुलेट करना होगा, जिस जिस भी फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा, उस फ्लूइड का, उसी फ्लूइड का माय डियर डेंसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिक्विड एंड गैस दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। अगर आप किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो उसी लिक्विड का डेंसिटी न्यूमरेटर में होगा डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, फिर गैस के केस में हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा। चलिए इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। फॉर लिक्विड, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को लिया गया है, वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड बोला गया है। और वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं माय डियर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। ओके, एंड यदि गैस के बारे में बात किया जाए, और गैस, तो गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लिया गया है, और एयर का डेंसिटी माय डियर बहुत ही कम होता है, 1.21 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर। दैट मीन्स हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। और यदि किसी गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग वहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेंगे, एयर लेंगे, जिसका डेंसिटी 1.21 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, चलिए, तो यहां से आपने क्या देखा, आपने देखा माय डियर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
any fluid of any fluid is equal to density of that fluid divided by density of standard fluid. स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे वाटर या ऑयल ऑयल ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना हो क्वेश्चन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो डेंसिटी ऑफ दैट ऑयल, उसी ऑयल का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड किसे लेंगे? हम लोग वाटर को लेंगे। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ H2O। क्वेश्चन में ऑयल का डेंसिटी गिवन रहेगा और वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं, तो यहां से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और यदि किसी गैस का निकालना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आप एयर का डेंसिटी पुट करेंगे। ओके, नाउ आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब यहां से देखिए माय डियर, अब यदि मैं बोलूं आपसे कि बाबू, अगर वाटर का ही स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए बोला जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी, और उसे आप, वो भी आपका वाटर ही है क्योंकि लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में हम लोग वाटर का ही डेंसिटी लेते हैं। कितना आ गया? 1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। ओके, चलिए नाउ मान लीजिए माय डियर कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट किया और वो वैल्यू 1 से कम आ रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, वन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका है? वाटर का है। लेकिन किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, दैट मीन्स 1 से कम है। इसका मतलब है माय डियर कि वो लिक्विड वाटर से लाइटर है, वाटर से लाइटर है। दैट मीन्स लिक्विड इज लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, यदि किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स 1 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि वो लिक्विड वाटर से हेवियर है। दैट लिक्विड इज हेवियर देन वाटर। हेवियर देन वाटर। ओके, अब यहां से हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान दें। हियर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड is equal to density of that fluid divide by density of standard fluid। ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें क्या कीजिए आप, इसमें न्यूमरेटर में g से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में g से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड, अब देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या टर्म बच रहा है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी, यानी रो इनटू जी। रो इनटू जी को अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, उसे वेट डेंसिटी कहते हैं। यानी रो इनटू जी क्या हो गया? स्मॉल w हो गया। बट ये किसके लिए? उसी फ्लूइड के लिए।
यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए डिनोमिनेटर में रो इंटू जी है, तो इसे भी हम लोग स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहेंगे, बट किसके लिए? स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो है ये वेट डेंसिटी का भी रेशियो होता है। सिर्फ इसको मत याद कर लीजिए कि सिर्फ डेंसिटी का रेशियो होगा, नहीं माय डियर, उसमें हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये स्पेसिफिक वेट का भी रेशियो हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हो चुका है, अब हम लोग 4 नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। 4th नंबर प्रॉपर्टीज इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसे शॉर्ट में हम लोग आरडी कहेंगे, आरडी, रिलेटिव डेंसिटी आर डी। अब देखिए यहां पर बस ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए रिलेटिव डेंसिटी है, इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर आपको डेंसिटी रिलेटिव निकालना है, का मतलब दो फ्लूइड होना चाहिए जिसमें आप वन फ्लूइड का डेंसिटी जब सेकेंड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसे ही हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। का क्या मतलब है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टू, इस तरह आप लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड। यही है माय डियर रिलेटिव डेंसिटी। में कुछ नहीं, बस एक चीज ध्यान में रखना है, रिलेटिव वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक फ्लूइड का डेंसिटी जब आप दूसरे फ्लूइड के रिस्पेक्ट में देखेंगे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कहीं कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको सेकेंड फ्लूइड गिवन नहीं रहेगा, सेकेंड फ्लूइड गिवन नहीं रहता। मान लीजिए कि आपको सेकेंड फ्लूइड नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल सा है, जो फ्लूइड नहीं दिया रहेगा उस फ्लूइड के जगह पर आप स्टैंडर्ड फ्लूइड पुट कर देंगे। अगर सेकेंड फ्लूइड आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसके जगह पर स्टैंडर्ड फ्लूइड पुट कर देंगे। ओके, इस तरह आप रिलेटिव डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 5 प्रॉपर्टीज दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर, गेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा एक इंडेक्स है, इसी इंडेक्स से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्रेसिबिलिटी वर्ड से ही आप देख रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कंप्रेस ये दो वर्ड से मिलके बना है, कंप्रेस एंड एबिलिटी, यानी कोई भी सिस्टम कितना एबल है कंप्रेस होने में, यानी किसी भी सिस्टम को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, चलिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस हम लोग फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर। दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन। तो पिस्टन जब इस पोजीशन पर है तो उस टाइम देखिए सब्सटेंस का वॉल्यूम भी है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद इसे कंप्रेस किया गया क्योंकि हमें कंप्रेसिबिलिटी देखना है। दैट मीन्स पिस्टन देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पिस्टन यहाँ पर आ गया और दिस वॉल्यूम इज डीवी, यानी डीवी वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है।
डीवी वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि चूंकि कंप्रेशन हुआ है, हमें कंप्रेसिबिलिटी ही चेक करना है, तो कंप्रेशन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ पर मान लीजिए डीपी, इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा, डीपी। ओके। फिर देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, पहले वॉल्यूम भी था माय डियर, लेकिन अब डीवी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस डीवी होगा। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा माय डियर। बट ये क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड इसे आप कैसे लिखेंगे, माइनस डीवी डिवाइड बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आप जानते हैं स्ट्रेन कैलकुलेट करना। तो ये हो गया। अब यहां से देखिए, तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। यानी पर यूनिट, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पर यूनिट प्रेशर इंक्रीज जब करेंगे, पर यूनिट प्रेशर जब इंक्रीज होगा, तो वहां पर जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मिलेगा उसे ही कंप्रेसिबिलिटी कहा गया है। अगर आप सिस्टम में प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर यदि आप 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। यानी कंप्रेसिबिलिटी का एक फॉर्मूला आपको मिल गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर। बीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय डीपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए, इस फॉर्मूला पर बेस्ड गेट एग्जाम में कितनी बार न्यूमेरिकल पूछा गया हुआ है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस भी हम लोग चैप्टर के एंड में करने वाले हैं। इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो आप क्या देख रहे हैं माय डियर, तो इस फॉर्मूला में वॉल्यूम का टर्म है और प्रेशर का टर्म है। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम और प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम और प्रेशर गिवन हो, तब आप वहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए। अब देखिए, अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाएगा, बट वहां पर वॉल्यूम नहीं दिया रहता है, उस क्वेश्चन में डेंसिटी और प्रेशर दिया रहता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए नाउ, देखिए, जब आपका ये सिस्टम था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो यहाँ पर सब्सटेंस का या फ्लूइड का मास क्या होगा, मास तो माय डियर कांस्टेंट होगा। क्या मास वेरी करेगा, नहीं। जितना मास पहले था, तो जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के बाद भी उतना ही मास प्रेजेंट होगा। दैट इज मास विल बी कांस्टेंट, मास विल बी कांस्टेंट इन द सिस्टम। और मास को आप लोग क्या लिखेंगे, मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपने पढ़ा है ना जी, आपने क्या पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू भी। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग, क्या क्या आपको मिल जाएगा, रो इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी रो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, रो इंटू डी वी इक्वल टू माइनस वी इंटू डी रो। आप यहाँ से माइनस डी वी डिवाइड बाई वी
ये किसके बराबर हो जाएगा? डी रो बाय रो। तो देखिए माय डियर, हम लोगों ने क्या किया, माइनस डी वी बाई भी के जगह पर हम लोग डी रो बाय रो लेके आ गए हैं। डेंसिटी के टर्म्स में हम लोगों ने चेंज कर दिया। सो नाउ बीटा विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, माइनस डी वी बाई भी, तो उसके जगह पर आपने क्या निकाला, डी रो बाय रो। तो डी रो बाय रो डिवाइड बाय डीपी, डिवाइडेड बाय, ओके। तो यहां से देखिए बीटा इज इक्वल टू 1/रो इंटू डी रो बाय डीपी। बीटा इज इक्वल टू 1/रो इंटू डी रो बाय, देखिए एक और फॉर्मूला आपको मिल चुका है, बट ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, ये फॉर्मूला आपका डेंसिटी और प्रेशर के टर्म्स में है। यदि क्वेश्चन में डेंसिटी और प्रेशर दिया हुआ हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और यदि वॉल्यूम और प्रेशर दिया हो तो आप फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/रो डी रो बाय डीपी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग दो केस देखेंगे। चलिए देखते हैं माय डियर। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा बीटा इज इक्वल टू 1/रो इंटू डी रो बाय डी पी, ये आपने देखा। चलिए, तो यहाँ पर डी रो बाय डीपी का क्या मतलब है, तो डी रो बाय डीपी का क्या मतलब है, दिस इज चेंज चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। दिस टर्म रिप्रेजेंट चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। मतलब डेंसिटी प्रेशर के साथ किस तरह चेंज कर रहा है, ये आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहाँ पर दो केसेस आएंगे। केस वन, इफ रो does not change does not change with respect to pressure, with respect to pressure, मतलब यदि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज ना कर रहा हो, इसका क्या मतलब है माय डियर, का मतलब है डी रो बाय डीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेंसिटी जब प्रेशर के साथ चेंज नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है कि डी रो बाय डीपी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जब डी रो बाय डीपी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सो बीटा विल बी इक्वल टू जीरो। तो बीटा विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए बीटा क्या है, बीटा एक इंडेक्स है जो कि कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है, और उसका वैल्यू जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिस्टम कंप्रेसिबल नहीं है। अगर कंप्रेसिबल होता तो बीटा का वैल्यू कुछ तो आता ही, बट बीटा जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल। ये डिनोट करेगा इनकॉम्प्रेसिबल को, यानी वो सब्सटेंस या वो सिस्टम कंप्रेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इनकॉम्प्रेसिबल है वो। तो ये इनकॉम्प्रेसिबल जो हुआ है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? तो आप देख रहे हैं कि आपने केस लिया था कि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है माय डियर कि वहां पर डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में याद रखेंगे आप कि डेंसिटी कांस्टेंट होता है। जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, दैट ऑल फ्लूइड इज केप्ट इन ए कैटेगरी इनकम्प्रेसिबल। और जनरली आप आगे देखेंगे कि लिक्विड जो है, लिक्विड का डेंसिटी जनरली कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम लोग लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब है।
तो माय डियर, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तभी तो बीटा जीरो होगा, और बीटा जीरो होगा तभी तो आप उसे इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए नाउ केस टू, if density if density changes with respect to pressure, if density changes with respect to pressure, अगर डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज कर रहा हो, इसका मतलब है माय डियर कि डी रो बाय डी पी ये तो जीरो नहीं होगा फिर, क्योंकि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज कर रहा है। और जब ये टर्म जीरो नहीं है, इसका मतलब है माय डियर कि बीटा भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला आप ऊपर में देख रहे हैं, 1/रो डी रो बाय डी पी। जब डी रो बाय डी पी जीरो नहीं हो रहा है, सो बीटा भी जीरो नहीं होगा, यानी बीटा का कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। और जब बीटा का कुछ वैल्यू हमें मिलेगा, सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड। दैट मीन्स वो फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है, तभी तो बीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड। और ये फ्लूइड कंप्रेसिबल कैसे मिला हमें, कैसे है? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है माय डियर, डेंसिटी यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो याद रखेंगे, जिस फ्लूइड का डेंसिटी चेंज करेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस फ्लूइड को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड टर्म कहीं भी यदि आप देखें कि कहीं पर यूज हो रहा है कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है कि उसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है कि उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए लिक्विड के केस में, अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि लिक्विड कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल। तो देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, और वाटर का एग्जाम्पल लिया गया, वाटर को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वहां पर क्या देखा गया, ध्यान से देखिए आप, प्रेशर, डेंसिटी। तो जब वाटर पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा गया, 1 atm रखा गया, तो देखा गया कि वाटर का डेंसिटी 998 केजी पर मीटर क्यूब था, ये देखा गया। और जब वाटर का प्रेशर, वहां पर प्रेशर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, दैट मीन्स मान लीजिए अगर 100 atm कर दिया गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया गया, फिर भी वहां पर क्या देखा गया कि लिक्विड का डेंसिटी में बहुत ही हल्का चेंज हो रहा है, वो आया 1003 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी में बहुत ही हल्का चेंज हुआ, प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन डेंसिटी को क्या देखा गया कि डेंसिटी में वहां पर बहुत ही कम चेंजेस आया। तो आप यहाँ पर जब बीटा कैलकुलेट करेंगे माय डियर, बीटा आप जानते हैं 1/रो डी रो बाय डी पी होता है माय डियर, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1/रो दैट इज 998 डी रो। डी रो का मतलब क्या है, चेंज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में देखिए कितना चेंजेस आ रहा है, 5 का चेंज है, डिवाइड बाय डीपी, प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, 99 का। तो ये वैल्यू देखिए माय डियर कितना होगा, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम आएगा, यानी आप इसको टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं, 0 समथिंग आएगा, ठीक है, 0.0 समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो के बहुत ही नजदीक है, दैट मीन्स बीटा टेंड्स टू जीरो होगा। इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, वैल्यू बहुत ही कम आ रहा है माय डियर। और फिर हम लोगों ने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि लिक्विड लिक्विड है तो कंप्रेसिबल। देखिए ध्यान से सुनिए, लिक्विड कंप्रेसिबल है, जरूर है कंप्रेसिबल,
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी चेंज कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी बिल्कुल चेंज हो रहा है, बट ये चेंज जो है ये काफी कम चेंज है। प्रेशर में देखिए कितना ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया है, लेकिन डेंसिटी में बहुत कम का अंतर है, डेंसिटी बहुत कम इंक्रीज कर पाया है। तो बीटा का वैल्यू लगभग जीरो के बराबर आ रहा है। हम लोग इसे क्या कह देंगे, इनकॉम्प्रेसिबल कह देंगे, इनकॉम्प्रेसिबल कह देंगे, ठीक है। यानी एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, हैंस लिक्विड कैन बी सेफली ट्रीटेड एज, कैन बी सेफली treated as treated as an incompressible। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लिक्विड को हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, भले ही ये कंप्रेसिबल है लेकिन बहुत कम कंप्रेसिबल। ओके, तो ये चीज आप ध्यान। चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा गैस के बारे में देख लेते हैं माय डियर। गैस के बारे में कि गैस कंप्रेसिबल है या इनकॉम्प्रेसिबल है, तो आप भली भांति जानते हैं कि गैस क्या है। गैस क्या है माय डियर, कंप्रेसिबल है। क्योंकि आपके किचन में जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर को कंप्रेस किया गया है और कंप्रेस फॉर्म में स्टोर किया गया है। अगर उसी सिलेंडर को आप किसी बड़े से हॉल में ओपन कर दें, तो वो सारा गैस जो है वो बड़े से हॉल को ऑक्युपाई कर लेगा। बात समझ में आ रहा है। और वही गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में स्टोर कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो आप उसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वो कम कंप्रेसिबल होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो गैस के केस में आप देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद होगा। ये क्या होता है माय डियर, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो यहां से देखिए, पी इज इक्वल टू वॉल्यूम टर्म आप राइट हैंड साइड में लेके आ जाइए, एम बाई वी इंटू आर टी। एम बाई वी दैट इज डेंसिटी, तो पी इज इक्वल टू रो आर टी। पी इज इक्वल टू रो आर टी। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, डेंसिटी इज, सॉरी, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पी। देखिए माय डियर, डेंसिटी यहाँ पर प्रेशर के साथ चेंज कर रहा है, और बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, बीटा इज नथिंग बट 1/रो डी रो बाई डी पी। डी रो बाई डी पी क्या है माय डियर, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और यहाँ तो आप गैस के केस में देख ही रहे हैं कि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो क्या बीटा का वैल्यू यहाँ पर जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ते जाएगा उसी रेट से। लिक्विड के केस में आपने क्या देखा कि प्रेशर को हम बढ़ा रहे थे जिस रेट से, उस रेट से डेंसिटी नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहाँ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेट से प्रेशर बढ़ेगा माय डियर, सेम उसी रेट से डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगा, बीटा का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आएगा। सो गैसेस को हम लोग हाईली कंप्रेसिबल बोलते हैं। गैस क्या होगा माय डियर, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सब लास्ट में क्या देखा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला है बेसिकली जो कि आपको याद रखना है, और इसी दोनों फॉर्मूला से आपको गेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर केस देखा कि कब हम लोग कंप्रेसिबल बोलेंगे, कब हम लोग इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे, फिर लिक्विड को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल, और फिर गैस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो चलिए
आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, चूँकि ये फर्स्ट सेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो इस सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है? आज फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग बस इतना ही आज देखते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो जाने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, डिटेल्ड स्टडी करवाया जाएगा, ठीक है? बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा और फिर हर एक चैप्टर के एंड में हम लोग गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, ओके? एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, ओके? चलिए माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।